नए जेपी ग्लिफोर्ड। जेपी ग्लिफोर्ड ने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशन थ्योरी। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशन थ्योरी। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इसको देने वाले थे जेपी गुइलफोर्ड। जेपी गुइलफोर्ड, ठीक है, जेपी और गुइलफोर्ड के नाम से याद कर लो। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हैज़ थ्री प्रोसेस। इसमें मल्टी 3D मॉडल में आपको नाम से लग रहा होगा भाई तीन चीज़ होगी पक्का, तो वही है इसके अंदर मल्टी डायमेंशन थ्योरी या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस हैज़ थ्री प्रोसेसेस। इंटेलिजेंस के तीन प्रोसेस हैं। कौन से? कंटेंट, ऑपरेशन, फिर प्रोडक्ट। कंटेंट, ऑपरेशन या प्रोडक्ट। तो समझिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया भाई कंटेंट जो होता है, कंटेंट होता है हमारा इनपुट, ऑपरेशन होता है हमारा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन होता है हमारा आउटपुट। समझे आप? इनपुट को समझिए, जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर कोई फिल्म की सीडी डाली, कोई आपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव लगाया, सीडी तो भूल गए होगा आप लोग क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर आपने पेन ड्राइव लगाया, उसके अंदर है मूवी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इनपुट, कंटेंट का इनपुट कर दिया आपने अपने लैपटॉप के अंदर। फिर लैपटॉप उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। आपने डबल क्लिक कर दिया, पेन ड्राइव खुल गया आपका, उसके अंदर अपने फोल्डर पे गए और जो मूवी आपको देखनी है उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया और ऑपरेशन शुरू हो गया, प्रोसेसिंग शुरू हो गई उसकी, ठीक है। वो पूछता है भाई इसको कौन से प्लेयर में खोलना है, ये फाइल का टाइप है, इसको किस में खोलना है, MX प्लेयर में खोलना है या VLC में खोलना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। जब आप उसको सेलेक्ट कर देते हो तब आउटपुट, आपकी पिक्चर प्ले होने लगती है, तब आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। अब वो आप जिस भी तरह की पिक्चर देख रहे हो फिर वो चल पड़ेगी, तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट आउटपुट। समझे आप इसको? 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में एक हो गया आपका कंटेंट, एक हो गया आपका ऑपरेशन, एक आपका हो गया प्रोडक्ट। कंटेंट को आप समझो इनपुट करा आपने कुछ, ऑपरेशन में जो इनपुट करा भाई उसको लेके प्रोसेसिंग हुई और फिर आपका प्रोडक्ट बाहर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपने स्कूल में बच्चे को डाला, कंटेंट हो गया, ऑपरेशन उसने स्कूल में जाकर पढ़ाई करी, वो उसका ऑपरेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोडक्ट साल के आखिर में वो फेल हुआ या पास हुआ, वो उसका प्रोडक्ट बाहर आ गया। समझ गए आप? तो जेपी गुलिफोर्ड ने जो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है उसके अंदर कंटेंट के 4 टाइप बताए हैं, 4 तरह के कंटेंट बताए इन्होंने। ऑपरेशन इन्होंने 5 तरह के बताए हैं और प्रोडक्ट इन्होंने 6 तरह के बताए हैं। जो प्रोडक्ट है वो इन्होंने 6 तरह का बताया है। अब देखो पता है क्या है, कोई कोई क्वेश्चन पेपर बनाने वाला इतना गधा मूर्ख होता है ना, मतलब वो सोचता है कि बच्चों के पास कोई काम तो है नहीं, हर चीज़ को एक एक वर्ड को रटेंगे वो बैठ के, ठीक है। तो कोई कोई किसी घटिया कभी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले ने ये जो टाइप्स हैं कि कंटेंट के 4 टाइप हैं, ऑपरेशन के 5 टाइप हैं, प्रोडक्ट के 6 टाइप है, उसने क्या करा, इनके नाम भी लिख दिए साले ने कि बताओ कंटेंट के अंदर कौन सा ना कौन इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऑपरेशन के अंदर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन रेयरली किसी एक बार आ गया होगा कभी। अकॉर्डिंग टू मी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कौन स्टेप में कौन सा है या नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर इस तरह का घटिया क्वेश्चन आ जाता है ना अगर एग्जाम में, तो साले को छोड़ देना, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना। आपको बस समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो रटने वाला टाइम चला गया, आप चीज़ों के बेसिक को समझो। अगर बेसिक को समझो और बेसिक के आधार पर अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आता है ना तो आप उसको भी सॉल्व करके आओगे, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। और अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आप रटने में ध्यान है आपका, तो फिर आप क्या क्या रटोगे? वो तो ये भी पूछ लेगा कि भाई किस लाइन के बाद फुल स्टॉप आया था, किस लाइन के बाद कॉमा आया था, ये भी रटने बैठ जाओगे क्या आप? तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया था 4 तरह के कंटेंट थे, ऑपरेशन 5 तरह के थे और प्रोडक्ट 6 तरह के थे। तो क्या हुआ, उसने कर दिया इन सब का मल्टीप्लाई, उसने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, कंटेंट का, ऑपरेशन का और प्रोडक्ट का। ये है COP, कॉप। कॉप का मतलब होता है पुलिस, ठीक है। अमेरिका में पुलिस वाले को कॉप कहते हैं, तो COP, कॉप, ऐसे करके याद कर लो आप। तो C 4 है, O 5 है और P 6 है। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप हो गया 120, 120 सेल। ये इसको कह दो आप 120 कैपेबिलिटी। अब इसको सेल से क्या मतलब है, आपने क्यूब देखा है, क्यूब, रूबिक्स क्यूब होता है, उसको सेट करते हैं। तो इस तरह का एक क्यूब बना रखा था इसने और एक सेल, ठीक है। और उसको, उस क्यूब को उसने
120 बार डिवाइड करा हुआ था, 120 बार, मतलब उस क्यूब के 120 पार्ट करे हुए थे जेपी गुइलफोर्ड ने। उसको उसने कहा ये 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है मेरा, ठीक है। और इसको उसने प्रूव करने के लिए फिर आपके वही COP दिया उसने, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। समझ गया, क्लियर हो गया। इसने स्टार्टिंग में क्या क्या करा था, स्टार्टिंग में इसने इसकी 120 कैपेबिलिटी बताई थी। अब देखो क्या था, हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के कितने प्रकार दिए। हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें इंटेलिजेंस के 9 प्रकार दिए, ठीक है। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है थ्रस्टन की, उसने 8 प्रकार दिए हैं, ठीक। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है थ्रोंडाइक की, उसने इंटेलिजेंस के 3 प्रकार दिए हैं, ठीक है। ट्रायर्किक में भी 3 है, और स्पीयरमैन की भी 3 फैक्टर थ्योरी आ गई थी बाद में। आप देख रहे हो सब ने धीरे धीरे क्या करके क्या करा है, एक तरह से अपने इंटेलिजेंस का जो प्रकार है ना उसको आगे चल के बढ़ाते गए हैं ये लोग। तो इसने क्या करा, ये जेपी गुइलफोर्ड ने सोचा कि साला मैं ऐसी थ्योरी देता हूँ कि मैं इंटेलिजेंस का सारे ही पार्ट कवर कर लेता हूँ। तो इसने क्या करा, इसने 120 सेल बना दिया। अब क्या आप 120 नाम बैठ के याद करोगे, या ये वाले भी याद करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, ठीक है। तो पहले इसने दी 120 और बाद में बढ़ा के इसने इसको और चतुर, और इसने कोई भांग वांग खाली थी शायद, इसने बाद में इसको कर दिया 150। पहले इसने 120 कैपेबिलिटी बताई, बाद में इन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के इसने कर दिया 150, कि भाई 150 कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंसान के अंदर, और वो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वो आ जाता है थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखो ये वाली फिगर देखो, ये सर्कल है और ये एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सर्कल है और सर्कल से ये एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये वाली फिगर देखिए आप, ये एरो हैं और ये सारे सर्कल की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसमें एरो बाहर की तरफ देख रहे हैं और इसमें एरो अंदर की तरफ देख रहे हैं। डाइवर्जेंट में बाहर की तरफ देख रहे हैं, कन्वर्जेंट में अंदर की तरफ देख रहे हैं। यही पूरा मतलब है इस पूरे टॉपिक का, यही सारा है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का। देखो फिर भी समझाता हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, मतलब लीक से हटकर सोचते हो, ठीक है। मतलब आपके ख़ानदान में कभी लव मैरिज नहीं हुई किसी की, और हुई भी तो अपनी कास्ट के अंदर ही हुई, बट आप क्या करते हो, भाई मैं तो लव मैरिज करूँगा नंबर 1, और क्या करूँगा, अदर कास्ट में करूँगा। फिर पता चलता है अरे किसी रिश्तेदार की उसने भी अदर कास्ट में करी थी, अच्छा अदर कास्ट में करी थी, ले मैं तो अब दूसरे धर्म के अंदर करूँगा। ये नहीं होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। कितना कि किसी भी चीज़ का अपोजिट या किसी से अलग काम करना। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि आप क्रिएटिव थिंकर हो, ठीक है। आप क्रिएटिव थिंकर हो, आप लीक से हटकर काम कर रहे हो, आप ऐसी थिंकिंग है आपके अंदर, रटी रटाई चीज़ों पर या बने बनाए ढर्रे के ऊपर नहीं चल रहे हो आप। जैसे वेब सीरीज़ है, आज के टाइम पर वेब सीरीज़ आती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आ गई या Z5 पर आ गई या अमेज़ॉन प्राइम वगैरह पर आ गई, तो वेब सीरीज़ का आजकल ट्रेंड चल रहा है। आज से 5-10 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था वेब सीरीज़ का ट्रेंड था? इंडिया में तो नहीं था कम से कम, ठीक है। वर्ल्ड में भी इतना पॉपुलर नहीं था, मगर इंडिया में तो नहीं था बिल्कुल। मगर अब इंडिया में भी वेब सीरीज़ पॉपुलर हो गई। क्यों हो गई? और इंडिया के खुद के लोग बनाने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग करी किसी ने। वरना लोग क्या करते, लोग फिल्म ही बनाते रहते बैठ के फिल्म बनाते रहो, तो चलता रहा है बिजनेस, हर फ्राइडे को रिलीज़ कर दो, इतनी सारी आ रही है, कुछ ना कुछ तो कमाई लेगी। मगर नहीं, लोगों ने सोचा कि स्टोरी टेलिंग का, अपनी कहानी लोगों को बचाने का, ठीक है, अपनी स्किल्स लोगों को दिखाने का एक तरीका कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनेट का यूज़ करा और अपनी कहानी अलग तरीके से बतानी शुरू करी इन द फॉर्म ऑफ वेब सीरीज़। तो ये क्या था? आज से 10-15 साल पहले ये क्या था? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग थी, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, लीक से हटकर काम करना हुआ था ये, ठीक है। आप समझ रहे हो? वेब सीरीज़ के बारे में पहले किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई पिक्चर बनेगी या कोई कहानी बनेगी, 7-8 पार्ट के अंदर बनेगी, उसके 6-7 एपिसोड होंगे, 1-2 सीज़न बना देंगे और पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। और वो पूरी की पूरी किसी टीवी पर नहीं आएगी, वो किसी सिनेमा हॉल के अंदर नहीं आएगी, वो सब लोगों के फ़ोन में या लैपटॉप में या टैबलेट के अंदर आएगी। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेंगे उसको और एक बार में सारे एपिसोड देख सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले ऐसी बात सोचना भी इम्पॉसिबल लगता था कि भाई कौन देखेगा, इतना डाटा होता है किसके पास है,
इतना इंटरनेट है किसके पास, और इतनी स्पीड कहाँ आती है, और ऐसे इतने एडवांस फ़ोन भी नहीं थे तब। 10-15 साल पहले ऐसा सोचना वॉज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। आज के टाइम पर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट इन क्रिएटिव स्टूडेंट। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये क्रिएटिव बच्चों के अंदर होती है। अब बताने की ज़रूरत नहीं आपको क्रिएटिविटी क्या होती है, अलग एकदम अलग और यूनिक काम करना। ठीक है, तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज इंडक्टिव इन नेचर। हमने इंडक्टिव डिडक्टिव का डिफरेंट पढ़ा है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो इंडक्टिव होती है अपने नेचर में। ठीक, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज इन द बॉक्स। ठीक है, एक लाइन लकीर का फ़कीर होते हैं ये लोग, एक लाइन के ऊपर चलना है। ठीक है, चींटियों की तरह एक के पीछे एक, इन द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करता है या डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। तो हम लोग सोचते हैं भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग तो क्रिएटिव चीज़ होती है और गिफ्टेड बच्चा तो क्रिएटिव हो गई। नहीं, गिफ्टेड बच्चा जो होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट थिंकर होता है। ये हो सकता है कि वो क्रिएटिव हो, कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी हो, मगर यूजुअली क्या होता है ये लोग पढ़ाई में घुसे रहते हैं, किताबी कीड़े टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं कन्वर्जेंट थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं गिफ्टेड बच्चे। और ये होते हैं डिडक्टिव थिंकर, डिडक्टिव थिंकिंग करते हैं, मतलब रटने वाले भी होते हैं ये लोग। ठीक है, इन द बॉक्स होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं और डिडक्टिव थिंकिंग करते हैं, मतलब रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और डाइवर्जेंट वाले क्या करते थे, ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते थे। क्लियर है आपको? एक बार गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चे का डिफरेंस भी समझ लीजिए। गिफ्टेड बच्चे और क्रिएटिव बच्चे का डिफरेंस भी समझ लीजिए एक बार। गिफ्टेड बच्चा वो होता है जिसका IQ 130 के ऊपर होता है। गिफ्टेड बच्चा वो है जिसका IQ 130 के ऊपर होता है। और जो क्रिएटिव बच्चा है उसका IQ ज़्यादा भी हो सकता है, 130 से भी ज़्यादा हो सकता है, उसका IQ कम भी हो सकता है, 130 से कम भी हो सकता है, और वो बच्चा एवरेज भी हो सकता है। क्रिएटिव बच्चा एवरेज भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? क्रिएटिव बच्चा है उसका IQ ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है और एवरेज भी मिल सकता है। तो क्रिएटिविटी आपकी बुद्धि लब्धि के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब एकदम MR बच्चे के पास तो नहीं होगी, मगर एक होशियार के पास, एवरेज के पास और आपका कम बुद्धि स्लो लर्नर के पास भी क्रिएटिविटी होती है। मगर गिफ्टेड के पास बस IQ होता है, वो होता है 130 के ऊपर। और गिफ्टेड पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, गिफ्टेड बच्चों और क्रिएटिव बच्चों के बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। नहीं, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये बात ध्यान रखिए।